हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्लोनिंग वाहकों का चयन किस प्रकार हमें करना होता है, क्या क्या विशेषताएं हैं क्लोनिंग वाहक के चयन में, क्या होता है। तो यह परपोषी कोशिका में पुनरावृत्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए से ये विशेषता होनी चाहिए। यह परपोषी में आसानी से प्रवेश कर सके तथा पुनः पृथक हो सके, ये भी विशेषता क्लोनिंग वाहक में होनी चाहिए। और क्लोनिंग वाहक के रूप में हम प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कोस्मिड इनका उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। सामान्यतः इनका प्रयोग होता है वाहक अणु में विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होने चाहिए। तो विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होंगे जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आसानी से तोड़ सके। फिर प्रतिबंध स्थल पर विजातीय डीएनए यानी वांछित डीएनए जिसका हमें निवेश कराना है वो आसानी से हो सकता है। और इनमें एक चिन्हित स्थल यानी मार्कर साइट होनी चाहिए जो रूपांतरित कोशिकाओं के चयन में सहायक हो। जो रूपांतरित कोशिकाएं होगी उनका चयन करने में आसानी होगी, तो उसके ऊपर जब चिन्ह होगा, मार्कर होगा, तब हम रूपांतरित कोशिकाओं का आसानी से चयन कर सकेंगे। इसके द्वारा रूपांतरण सरल व दक्ष होना चाहिए, सरल होना चाहिए, रूपांतरण सरल होना चाहिए। वांछित विजातीय डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए वाहक में प्रमोटर, ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव होने चाहिए। वांछित जो विजातीय डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए वाहक में क्या होने चाहिए, प्रमोटर, ऑपरेटर और नियामक अवयव होने चाहिए। और इचेरिशिया कोलाई में प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार के वाहकों का प्रयोग किया जा सकता है और इनमें प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कोस्मिड का उपयोग करते हैं। प्लाज्मिड की खोज किसने की थी, तो हम आज देख लेते हैं। प्लाज्मिड 1952 में लेडरबर्ग ने जीवाणु कोशिका में इसकी अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में देखा था। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाते हैं। ये वर्ताकार तथा द्विरज्जुकी सर्पिलाकार अणु होता है, गुणसूत्र के अतिरिक्त होता है, ये ध्यान रखना है। ये अपनी पुनरावृत्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये जीवाणु की वृद्धि व उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, यानी कि इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड और ये जीनधर जीवाणु गुणसूत्र एक जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड, इनमें विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होती है जहां वांछित जीन का निवेश कराया जा सके। इनमें चिन्हित स्थल मार्कर उपलब्ध होते हैं। प्लाज्मिड में 3 जीन से लेकर 1000 जीन तक हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला प्लाज्मिड होता है PBR 322। तो PBR 322 की संरचना, इस प्लाज्मिड में 2 चिन्हित स्थल होते हैं, TET टेट्रासाइक्लिन TETR टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी तथा AMPR एम्पिसिलिन प्रतिरोधी होते हैं। इसमें 12 भिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के अभिज्ञान स्थल होते हैं। विजातीय डीएनए को TETR व AMP टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी व एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन के बीच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से समाकलित करते हैं। यह PBR 322 प्लाज्मिड की संरचना। PBR 322 इसकी संरचना याद रखेंगे, BAM सेकेंड और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी, MP टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। तो प्लाज्मिड में वांछित जीन के निवेश के लिए सर्वप्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटकर रेखिक कर लिया जाता है। इसके बाद दोनों सिरों को जोड़ते हुए प्लाज्मिड डीएनए व विजातीय डीएनए बीच में लगभग लंबा वांछित डीएनए खंड जोड़ लिया जाता है। इस प्रकार प्लाज्मिड में वांछित डीएनए का निवेशन कराया जाता है। और द्विगुणन की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना को प्लाज्मिड अथवा कहते हैं। स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करने वाली संरचना को प्लाज्मिड कहा जाता है, जबकि जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र से जुड़े रहकर उसके साथ ही द्विगुणन करने वाली संरचना को अधिकाय या एपिसोम कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।